Unacademy. Let's crack it. So बताइए कुछ बोर्ड को अपने बारे में। Sir, I had completed my schooling from Jagran Public School, Lucknow. After that, I had done my graduation from Dr. Ramanu Lohiya National Law University. Then I went to Amity University, Lucknow, from where I have done my LLM. ये जो एमईटी यूनिवर्सिटी आपने एलएलएम कंप्लीट किया है, इस एमईटी वर्ड का मतलब या कुछ स्पेल आउट है, फुल फॉर्म है इसकी कुछ, या इसका पुराना नाम क्या था? कभी ऑब्जर्व नहीं किया, ध्यान नहीं रखा होगा। चलिए, आपने ऑनरेबल जस्टिस राजन रॉय के सानिध्य में इंटर्नशिप कर रखा है? Yes, sir. During my training. इंटर्नशिप कर रखा है या रिसर्च वर्क कर रखा है? Sir, internship. इंटर्नशिप। कितने समय तक रहा आपका इंटर्नशिप है? Sir, 1 महीने का था. और ये आपके कॉलेज की तरफ से रखा गया था या आपके इंडिविजुअल एफर्ट थे? सर, ये मेरा इंडिविजुअल एफर्ट था. इस इंटर्नशिप में सीखी की 5 बातें बताओ। सर, इंटर्नशिप के दौरान बेसिक कोर्ट प्रोसीडिंग को सुनते थे सर, उसके पॉइंट्स बनाते थे। और ये मनुपात्रा तो .com है, क्या नाम है पूरा वेबसाइट का? सर, मनुपात्रा सर्च इंजन फॉर लीगल। वेबसाइट तो होगी ना, Yes, कुछ sir. डोमेन होता है ना वेबसाइट, इंटरनेट के अंदर डोमेन नहीं होता है क्या? ये सर इसका डोमेन नेम क्या है मनुपात्रा का? सर, आई एम नॉट मच अवेयर बट आई गेस इट एज मनुपात्रा .com जनरली जहाँ पे लगाया जाता है वो क्या गवर्नमेंटल वेबसाइट होती है? नहीं सर, वो गवर्नमेंटल वेबसाइट नहीं होती। प्राइवेट वेबसाइट है। ये सर। तो प्राइवेट वेबसाइट सुप्रीम कोर्ट वगैरह के जजमेंट को अपलोड करते हैं, जिसको आप लोग अपने रिसर्च वर्क में काम में लेता है। ये सर। तो क्या उनको अलग से कोई परमिशन की जरूरत है क्या? जी सर, उनको परमिशन की ज़रूरत है। जरूरत है? जी सर। तो कभी आपने इस बात पे गौर किया है कि उन्होंने कोई परमिशन ले रखी है क्या? सर, इस पे गौर तो नहीं की है, लेकिन उनके पास इसका परमिशन होगा तभी उनको। ये तो आप प्रिज्यूम कर रहे हो ना, ये तो आप प्रिज्यूम कर रहे हो। सर, बट उनके उस पे भी लिखा रहता है ऑल राइट्स एंड रिजर्व करके, कुछ नीचे पे लिखा रहता है सर। अरे वो तो हम पीएम का टैग लगा देंगे, हमने लिखा रखा हम प्राइम मिनिस्टर है, तो प्रिज्यूम कर लोगे कि प्राइम मिनिस्टर है? नहीं ना। एक जुडिशियल ऑफिसर के नाते बताओ क्या करोगे? मान लीजिए एक केस आपके सामने आ जाता है, इम्पीचमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मामला है आपके सामने आ गया, आपके जुरिस्डिक्शन का मैटर हो गया, तो उस केस में आप एज ए जज उस प्रक्रिया को किस तरीके से डील करेंगे? सर, पहले तो उस सर्टिफिकेट की मांग करेंगे जो उनको ज़रूरत होती है, कि जो राइट्स एंड रिजर्व का वो उन्होंने बात की है। अगर वह वो सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाते हैं, फिर उनके पास उनके ऊपर आईपीआर के तहत कार्रवाई करने का होगा। अब देखो, आपने जिक्र किया है कि ऑल राइट्स रिजर्व, अब ये लिखती है तो मामला और गंभीर हो गया, क्योंकि जजमेंट तो ओरिजिनल उनका है नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो तो। सर, लेकिन ऑल राइट्स रिजर्व ये है कि जो जजमेंट से लेके सारी चीज़ें जो उनकी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, वो सारी चीज़ें वो देख सकते हैं। मैं तो जजमेंट की बात कर रहा हूँ,
जजमेंट वाली पीडीएफ पे ऑल राइट रिजर्व लिखा जा सकता है क्या? सर ऑल राइट रिजर्व रिलेटेड टू टेलीकास्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ कि वह दूसरों के समक्ष वो सारी इन्फॉर्मेशन रख सकें। अच्छा एक बात बताओ, ये जो टेली कम्युनिकेशन वाले होते हैं ये मीडिएटर होते हैं या क्रिएटर होते हैं? सर टेली कम्युनिकेशन वाले मीडिएटर होते हैं। मीडिएटर होता है, बराबर। तो अब एक लैंडलॉर्ड जो है अपनी ज़मीन सेल करना चाहता है और उसने एक ब्रोकर को पकड़ा। ब्रोकर अलग अलग लोगों के पास जाके उस लैंड को सेल करने के लिए ऑफर टू सेल देता है, ठीक है? यस सर। तो क्या ब्रोकर जो है यहाँ पर ऑनर बन गया? नहीं सर, वो ब्रोकर यहाँ ब्रोकर ही कह सकता है कि ये सारी संपत्ति मेरी है, ऑल राइट्स टू प्रॉपर्टी रिजर्व टू मी ओनली। सर उस समय उसको ये राइट डेलीगेट की गई है कि आप ये मेरी संपत्ति। लैंडलॉर्ड अपने राइट डेलीगेट करता है, सर इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं सर, डेलीगेट नहीं कर तो सकते। ब्रोकर को इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जाता है। सर इंटरेस्ट ओनरशिप पे नहीं ट्रांसफ़र की है सर, क्योंकि ओनरशिप पे तो एक्चुअल जो लैंडलॉर्ड है उन्हीं का इंटरेस्ट है। एक प्रिंसिपल है फ्रीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपर, सुना आपने? यस सर। क्या होता है ये? सर ये सेक्शन 43 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, लेकिन एक्चुअल कंसेप्ट अभी मेरे को। ऑस्टेंसिबल ओनर क्या होता है? सर ऑस्टेंसिबल ओनर सर वो ओनर होता है जिसके पास सारी जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने की वो होती है, लेकिन वो एक्चुअल ओनर नहीं होता उस प्रॉपर्टी का। एक्चुअल ओनर नहीं होता? ये सर एक्चुअल ओनर नहीं होता। एक शब्द है ट्रांसफरर, शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं इसको? आपका माध्यम तो अंग्रेजी है, लेकिन जब आप जज बन जाएंगे जी सर। तो उत्तर प्रदेश के जो अधीनस्थ न्यायालय हैं जी सर। उनकी कार्रवाइयाँ तो हिंदी में होगी। जी सर। तो क्या कहते हैं इसको? ट्रांसफरर को? सर एक्चुअल हिंदी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इसे। आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो जब आपका पोस्टिंग होगा तो इस समस्या से आप कैसे डील करेंगे? सर ट्रेनिंग के दौरान मैं ये सारी कमियों को सुधारने की कोशिश करूँगा। ट्रेनिंग के दौरान करेंगे? जी सर। अच्छा, कोर्ट के 5 कैरेक्टर बताओ। कोर्ट गए हो कभी आप? यस सर। कोर्ट के 5 कैरेक्टर बताओ जो अलग अलग तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं। सर फर्स्ट पॉइंट, कोर्ट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल। कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, कैरेक्टर। सर कोर्ट एक्ट्स एज अ गारंटर। देखो, मूवी देखी है आपने? जी सर। कौन सी देखी है? सर अभी तो रिसेंटली मैंने आर्टिकल 15 एक मूवी देखी थी। आर्टिकल 15 देखी थी, इसमें रोल करने वाले अलग अलग कैरेक्टर थे। जी सर। तो उसी तरीके से अगर कोर्ट को आप एक मूवी के प्रसंग में रखो तो वहाँ पे काम करने वाले, रोल प्ले करने वाले कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं? सर 2 भूमिकाएं हैं। सर एक जब वो क्रिमिनल केस डिसाइड करता है और दूसरा जब वो सिविल देखो, केस। मैं कोर्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नहीं कह रहा। कोर्ट के अंदर 5 कैरेक्टर कौन कौन से हैं? सर वो इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं सर, रेट्स, और इसके तहत इतना ही मैं बता सकता चलो आपको एग्जांपल देता हूँ, अंतिम प्रयास मेरी तरफ से ये, जैसे वकील एक कैरेक्टर होता है कोर्ट के अंदर, हूँ। जी सर। वैसे 5 कैरेक्टर कौन से हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट। सर कैरेक्टर। आप अंतिम बार कोर्ट कब गए थे? सर कोर्ट सर इंटर्नशिप के दौरान ही गए थे, उसके बाद प्रिपरेशन कर रहे थे। इंटर्नशिप तो आपने कब की थी? आपने मेंशन तो यहाँ किया नहीं है। कब किया था इंटर्नशिप आपने? सर इंटर्नशिप मैंने 3rd ईयर में की थी। 3rd ईयर बताएं, कौन से ईयर में? सर ये 2018 एंड 19। 2018 की बात है। अच्छा, जुडिशरी आपका ड्रीम है? यस सर, जुडिशरी। डिटरमाइन हो इसके प्रति? जी सर। छोड़ने का मामला तो नहीं है? नहीं सर। तो 2018 में आप कोर्ट गए थे, 5 साल हो गए, आप उस जगह पे नहीं गए हो जिस जगह पे आप अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करके बैठे हो। तो आपको नहीं लगता कि आपकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है? सर उस दौरान में
प्रिपरेशन कर रहा था। मेरा 4th और 5th ईयर भी चल रहा था, उसके बाद मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में LLM किया। फिर सर मैं प्रिपरेशन ही कर रहा था उसके बाद जुडिशियल सर्विसेज का। तो सर टाइम उतना प्रिपरेशन के दौरान नहीं मिल पाता था। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर 8 घंटे तो एवरेज करते थे। डेली 8 घंटे पढ़ते थे? नहीं सर, डेली तो नहीं पढ़ते थे, कभी कभार सर ब्रेक हो जाता था। साल में 365 दिन होता है, छुट्टियां हटा दें तो भी आपके कम से कम 250 दिन तो वर्किंग डेज मिल जाएंगे। जी सर। 5 साल में 1250 दिन हो गए। जी सर। 1250 में 8 घंटे पढ़ाई करोगे आप? अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट के जज का एग्जाम भी आ जाता हमारे इस टाइम में तो। जी सर। चलिए सर प्लीज। जी मनीष जी, जी सर। आपने LLM कहाँ से किया है? सर एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ से किया है। लखनऊ से ही किया है। आप लखनऊ के भी रहने वाले भी हैं? सर मैं रहने वाला गोंडा का हूँ, लेकिन स्कूलिंग और कॉलेज मैंने पूरा लखनऊ में किया हुआ है। अच्छा, रहने वाले ओरिजिनली आप रहने वाले गोंडा के हैं? ये सर गोंडा। स्कूलिंग आप यहीं हुई है, लखनऊ में ही? जी सर। तो गोंडा के बारे में कुछ बता सकते हैं? गोंडा की टेरिटरी किन किन जिलों से है अटैच? ये सर गोंडा डिस्ट्रिक्ट सर ये देवी पाटन मंडल में आता है। सर देवी पाटन मंडल में बलरामपुर, बस्ती, बहराइच और श्रावस्ती ज़िले आते हैं। और सर गोंडा में जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं वो देवी पाटन मंडल है। और सर गोंडा सर जो हमारे योगा के फाउंडर थे पतंजलि जी, वो गोंडा के ही वॉज बॉर्न इन गोंडा। देवी पाटन मंदिर आपके जिले में पड़ता है या बलरामपुर में? सर देवी पाटन मंडल सर मंदिर तो बलरामपुर में पड़ता है। मंदिर पूछ रहा हूँ, रिलीजियस प्लेस है ना देवी पाटन मंदिर? यस सर। वो किस जिले में पड़ता है? सर ये बलरामपुर में पड़ता है, बलरामपुर में। तुलसीपुर में। गोंडा से ही कट कर तो बलरामपुर बना है। जी सर। थोड़ा लखनऊ के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? लखनऊ, जैसे आपने गोंडा के बारे में बताया टेरिटरीज की, लखनऊ कहते हैं क्यों फेमस, या क्या कारण है जो आप लखनऊ में इतने दिन से रह रहे हैं? कुछ तो जानते ही होंगे। सर लखनऊ अपने चिकन के कपड़ों के लिए फेमस है। लखनऊ अपने खानों के लिए भी फेमस है। गलावट कबाब की यहाँ सर ओरिजिनेशन यहाँ से हुई थी। और यह सर हजरत बेगम महल के वजह से भी फेमस है, जिनकी 1857 के रिवॉल्ट के टाइम पे जिनकी अहम भूमिका थी। क्या लास्ट कहते हैं जो राजा हुए हैं क्या लखनऊ के ही थे क्या? सर वो मैं अभी रिकॉल नहीं। LLM किस सब्जेक्ट में किया है? सर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में था। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन की। वेरी गुड। कॉन्स्टिट्यूशन करेक्टरिस्टिक बताइए जरा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का है? सर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉसी फेडरल है, ना तो ये पूरी तरह फेडरल है, ना ही पूरी तरह यूनिटरी है। फेडरल किन 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 चीज मामलों में फेडरल है, किन किन मामलों में यूनिटरी है? सर डिवीजन ऑफ पावर का जो डिवीजन ऑफ पावर से अगर हम वो करेंगे कि इसमें जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो डिवाइड है, ये बनाता है इसको सर फेडरल। और वहीं पे सर यूनिटरी की हम बात करेंगे सर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ से ये इसको यूनिटरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं। 42nd अमेंडमेंट तो हम देखा होगा, पढ़ा आपने तो कॉन्स्टिट्यूशन तो बट नेचुरल है। जी सर। 42nd अमेंडमेंट द्वारा क्या क्या सब्जेक्ट, क्या क्या वर्ड्स जोड़े गए हैं उसमें 42nd अमेंडमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन में? सर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सर सोवरेन और सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया हमारे प्रेम्बल में, जो सर पहले नहीं था। एक और कोई शब्द जोड़ा गया? तो सोवरेन, सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक वर्ड जो है। इंटीग्रिटी जोड़ी गई। ये सर सॉरी सर, इंटीग्रिटी वर्ड जोड़ी गई सर। सॉवरेंटी पहले से था कि बाद में जोड़ा गया है? सर सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी बाद में जोड़ी गई। बाद में जोड़ा गया। सेकुलर शब्द कब जोड़ा गया है? सर सेकुलर शब्द पहले से ही था। पहले से था।
फिर से रिमाइंड करिए। सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। यस सर। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? सर ये 6 पार्ट में डिवाइड है सर, फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। सर आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 बात करता है राइट टू इक्वलिटी की। आर्टिकल 19 सर आर्टिकल 19 टू सर आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम की बात, सर आर्टिकल 19 टू 22 बात करता है राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 23 और 24 बात करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 25 बात करता है राइट टू रिलीजन। आर्टिकल 19 एंड 30 बात करता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की। और आर्टिकल 32 बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की। क्या राइट टू प्रॉपर्टी भी हमारा फंडामेंटल राइट है? सर राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट पहले था आर्टिकल 19(1)(f) के तहत, लेकिन इसको सर 44th अमेंडमेंट के बाद इसको सर रिप्लेस कर दिया गया। ये आर्टिकल 300A में है सर। 300 पे अब ये नॉर्मल राइट हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं रह गया। ये सर ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है जो पहले 19(1)(f) में था। आर्टिकल 20 में 3 क्लॉजेज हैं। यस सर। बता पाएंगे कौन कौन से क्लॉजेज हैं? यस सर। सर आर्टिकल 20 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्टेड पर्सन से। ये आर्टिकल 20 क्लॉज 1 बताता है सर एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की बात करता है, नो रेट्रो एक्सपेक्टिव इफेक्ट की। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 बात करता है डबल जिफॉर्डी की। और सर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 बात करता है कि सर सेल्फ इनक्रिमिनेशन की बात करता है, दैट नोबडी कुड बी द विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। इसे आजकल वो डिसाइड कहते हैं डीएनए डिसाइड करने के लिए ब्लड सैंपल लिए जाते हैं, वॉइस टेस्ट करने के लिए सैंपल लिए जाते हैं। तो क्या ये सेल्फ कम्युनिकेशन के प्रावधान को बाधित करता है क्या? नहीं सर, ये जो वॉइस सैंपल लिया जाता है ये सर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के वॉल्यूशन में नहीं है। अभी रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस इसी से रिलेटेड था। क्या कहा गया उसमें? सर जिसमें बोला गया कि अगर आपका वॉइस सैंपल ले रही है पुलिस सेक्शन 53 एंड 54 ऑफ सीआरपीसी के तहत, तो आपका वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वॉल्यूशन नहीं होगा। अब वायलेशन नहीं माना जाएगा? जी सर। तो सेल्फ इनक्रिमिनेशन किस तरह का होगा फिर जिसको आप मानेंगे कि हाँ आर्टिकल 20 सब क्लास 3 का वायलेशन हो रहा है? सर ये वायलेशन नहीं है, ब्लड लेना वायलेशन नहीं, वॉइस लेना वायलेशन नहीं, डीएनए टेस्ट करना वायलेशन नहीं है। सेल्फ इनक्रिमिनेशन क्या किस तरह से आप कहेंगे सेल्फ इनक्रिमिनेशन से आप कहते हैं प्रोटेक्टेड है? सर नार्को एनालिसिस टेस्ट और ये जो सारी चीज़ें होती थी जो विदाउट कंसेंट ऑफ द पर्सन होती थी, जब वह उस अवस्था में नहीं होता था कि उसका स्टेटमेंट जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ऐसा प्रतीत होता था कि वो उसकी बिना कंसेंट के हो रहा है, तो माना जाता था कि यह जो स्टेटमेंट दिया गया है ये इंसान अपने खिलाफ ही दे रहा है, तो वो सर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 से हिट होता था। नार्को टेस्ट? यस सर। अब प्रेजेंट पोजीशन नार्को टेस्ट की क्या है? सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पाऊंगा। ठीक। 20 सब क्लास 2 जो है, सब क्लास 2 जी जो सर। है, क्या इस तरह का कोई प्रावधान आपके सीआरपीसी में भी है क्या? जी सर, ये आर्टिकल 300 में दिया गया हुआ है। आर्टिकल 300 क्या कहता है? सर- सेक्शन 300 क्या कहता है? सर सॉरी सर, सर ये सेक्शन 300 बोलता है सर, ये डबल जिफॉर्डी की बात करता है कि नो पर्सन शुड बी ट्राइड इफ़ ही हैज़ बीन फॉर्मली कन्विक्टेड और एक्विटेड, लेकिन सर इसके कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं उसमें भी। जैसे? सर जैसे विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट है। दूसरा इसका एक्सेप्शन सर ये है कि अगर वह कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा नहीं दिया गया है। तीसरा आपका ये एक्सेप्शन है कि एक्ट हुआ है लेकिन उसके बाद एक दूसरा एक्ट हो जाता है जिसका एक नया कॉन्सिक्वेंस निकल रहा है, तो वो पर्सन ट्राइड हो सकता है उसके लिए। आर्टिकल 32 रेमेडी देता है। आर्टिकल 32 में
रेमडी sir. दी गई है, किस तरह की रेमडी है, किस किस चीज़ से आपको प्रोटेक्शन देता है? सर ये आर्टिकल 32 आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज से बात करता है। इसमें 5 तरह की रेट्स हैं सर, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चियोररी, प्रोहिबिशन एंड क्यो वारंटो। जो PIL आजकल दाखिल हो रही है, क्या इससे हिट होती है क्या? नहीं सर, PIL जो दाखिल होती है इसका कहीं ना कहीं जो कंसेप्ट हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म है इससे गवर्न होता है। जुडिशियल एक्टिविटी से होता है। यस सर। PIL से लाभ है या नुकसान है? सर PIL से लाभ भी है और नुकसान भी है सर। लाभ किस सेंस में है? लाभ यह है सर कि पब्लिक इंटरेस्ट में कोई एक पर्सन लार्ज नंबर ऑफ पीपल को वहाँ रिप्रेजेंट कर सकता है। और सर लाभ यह है कि सर इसको एक केस में भी बोला गया था कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद पब्लिसिटी इंटरेस्ट इन लिटिगेशन, कि लोग पब्लिसिटी के लिए भी PIL दाखिल करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक सर क्या डिमेरिट। आप ये नहीं देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक PIL बहुत पड़ी हुई है? क्या आप इसको फायदेमंद कहेंगे या इसका नुकसानदेह करेंगे? आप इसको डिबेट अगर किया जाए तो इसको आप क्या कहेंगे, फायदेमंद है या नुकसानदेह है? सर मैं तो इसको फ़ायदेमंद ही बोलूँगा, क्योंकि जिस हिसाब से एनवायरमेंटल केसेस और एनवायरमेंटल सिचुएशन है उस हिसाब से PIL का कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका रही है। क्या आप ये भूल जाते हैं कि ओरिजिनल जुडिक्शन के मुकदमे डिसाइड करना प्रायोरिटी पर होता है या PIL के केसेस को डिसाइड करना प्रायोरिटी होगी? मूलभूत कोर्ट की स्थापना तो मूल जुडिक्शन के लिए, डिस्पोजल के लिए हुआ ना। अब PIL तो कोई जुडिक्शन है नहीं, PIL तो जनरली जुडिशियल रेमडी है। यस सर। इसकी वजह से लॉट ऑफ कहते हैं वो केसेस बढ़ रहे हैं। जी सर। तो किस तरह से आप इसको फायदेमंद कहेंगे? आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में आए दिन PIL सुनाई जाती है। जी सर। जो ओरिजिनल जुडिक्शन के केसेस कहाँ सुने जाते हैं? हाई कोर्ट में PIL सुनी जाती है। ओरिजिनल जुडिक्शन केसेस कहाँ सुने जाते हैं? जी सर। तो कैसे आप इसको फायदेमंद कहेंगे? सर मैंने कुछ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो केसेस थे उसको देखते हुए बोला था सर। तो आपके हिसाब से ये नुकसानदेह है, फायदेमंद है? सर फ़ायदेमंद ज़्यादा है और मेरे हिसाब से नुकसानदेह कम है। आप अपने रास्ते भटक जा रहे हैं, ये फायदेमंद है? चलिए कोई बात नहीं। कौन है PIL के जनक, किसको कहा जाता है? सर PIL के जनक PN भगवती जी को कहा जाता है। कैसे? सर उनके जो वेरियस जजमेंट्स हैं वो सारे जो एनवायरमेंटल से रिलेटेड थे सर, और वो PIL के थ्रू आए थे, इसलिए उनको कहा जाता है। और सर जस्टिस कुलदीप सिंह को भी एज अ ग्रीन जज माना। जरा थोड़ा सा आर्टिकल 22 बता दीजिए, इसके बाद आप लास्ट क्वेश्चन। आर्टिकल 22 क्या कहता है? सर आर्टिकल 22 हमारा बात करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम डिटेंशन एंड अरेस्ट से, दैट इफ अ पर्सन हैड बीन अरेस्टेड he should be produced before a magistrate within 24 hours. And sir इसको अगर आप को रिलेट करें CRPC से तो सर सेक्शन 57 ऑफ CRPC क्या कहता है? सेक्शन 57 सर सेक्शन 57 ऑफ CRPC यही बात करता है कि अरेस्ट के बाद जो व्यक्ति है उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के भीतर। क्या इसको कहा जा सकता है कि आर्टिकल 22 गवर्न करता है 57 को? हम ये कह सकते हैं? ये सर कह सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 22 और भी काफ़ी चीज़ों से रिलेट करता है जो हमारे सेक्शन 57 ऑफ CRPC में नहीं दे रखा हुआ है। जैसे सर डिटेंशन रिलेटेड टू 6th मंथ करके सर क्लॉज था, मैं एक्चुअल क्लॉज इस समय रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। वो थैंक यू। ओके सिविल मैटर्स में जी सर। क्या प्रिसाइडिंग अफसर स्पॉट इंस्पेक्शन कर सकता है? सर सॉरी सर, आई डज नॉट हियर द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। किसी लैंड का विवाद है सपोज, जी सर। तो कोर्ट क्या जाके वहाँ स्पॉट पर इंस्पेक्शन कर सकती है?
सर इसका उसको कोई प्रोविजन, पावर है? सॉरी सर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में? सर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सर मजिस्ट्रेट जाके वहाँ पे इंस्पेक्शन कर सकता है। अभी मैं एक्चुअल प्रोविज़न नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, लेकिन है सर इसका प्रोविज़न सीआरपीसी में। तो इंस्पेक्शन कोई नोट बनाएगा, क्या करेगा? कि देख के आया बस याद रखा? नहीं सर, उसका नोट तो उसकी बनाएंगे क्या वैल्यू होगी? उस बेसिस पे जजमेंट दे सकता है? सर। आई थिंक उस बेसिस पे जजमेंट दे सकते हैं। हाँ? जो उन्होंने नोट बनाया है, आई थिंक उसके बेसिस पे वो जजमेंट दे सकते हैं। मान लीजिए जो एविडेंस आई हुई है उसको क्या करेंगे? सर उसको भी कंसिडरेशन में लेंगे सर। विड्रॉल प्रोसिक्यूशन यस सर। किस सेक्शन में है? सर सेक्शन 321 ऑफ द सीआरपीसी। किस स्टेज से किस स्टेज तक विड्रॉल हो सकता है? सर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं ये आपके प्रिसाइडिंग अफसर रहेंगे, आपके यहाँ विड्रॉल एप्लीकेशन पड़ेगी। मान लीजिए जजमेंट में फाइल आपने लगा रखा है, उसमें विड्रॉल एप्लीकेशन आती है, प्रोसिक्यूटर पेश करता है, किताब इसको विड्रॉ किया जाए। यस सर। गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया है, तो आप जजमेंट रोक देंगे कि उसका विड्रॉ कर देंगे? या नहीं सर, अगर जजमेंट प्रोनाउंस हो चुका है तो फिर जजमेंट में आपने रिजर्व कर रखा है सर। और विड्रॉल एप्लीकेशन पड़ती है, तो कर सकते हैं कि नहीं उस समय तक? सर मैं क्लियर नहीं हूँ इस पॉइंट पे, सॉरी सर। बिफोर जजमेंट आप कर सकते हैं। जी सर। अपील में मान लीजिए या सजा हो गई, अपील पेंडिंग है, उस स्टेज पे विड्रॉल हो सकता है? सर अपील पेंडिंग है तो हो सकता है सर। हो सकता है। यस सर। यहाँ जजमेंट तो हो गया है। सर जजमेंट अगर रिजर्व्ड है तो अपील पेंडिंग है। रिजर्व नहीं, अपील तो तब होगी जब जजमेंट प्रोनाउंस हो जाएगा। एक कोर्ट से जजमेंट प्रोनाउंस होगा तभी अपील होगी। यस सर। तो अपीलेट स्टेज पर क्या हो सकता है विड्रॉल? सॉरी सर, आई एम नॉट। नहीं हो सकता। थैंक यू। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बता दी। जी सर। एक घटना है, विटनेसेस कहते हैं कि एक्यूज्ड ने 4 फायर किए। यस सर। 4 फायर किए यस सर। और फायर करके मुलजिम भाग गए और तुरंत पुलिस आ जाती है, लेकिन 3 खोखा कारतूस मिलते हैं, इम्पटी कार्ट्रिजेज जो है 3 मिलती हैं, और गवाह कह रहे हैं कि 4 फायर हुआ था। तो इसको कैसे आप, आई विटनेसेस कह रहे हैं 4 फायर हुआ, यस सर। पुलिस आई 3 कार्ट्रिज मिल रहे हैं स्पॉट पर, तो क्या ऐसा संभव है? सर संभव तो है ही कैसे? सर। इसमें विटनेस, क्या पता सर विटनेस ही झूठ बोल रहे हो। तो वो विटनेसेस पर रिलाई नहीं करेंगे फिर इसका मतलब? सर जो एविडेंस है उस पर रिलाई करने का ज़्यादा बेहतर समझेंगे। ओरल एविडेंस आ रही है, वो कहने हम आई विटनेस हैं, 4 फायर हमने सुना है, देखा है फायर करते हुए, और कारतूस 3 मिल रहे हैं, तो क्या ऐसा संभव हो सकता है? सर लेकिन जो रियल एविडेंस है उस पर ज़्यादा रिलाई करेंगे। रियल कौन सी है? सर जो कारतूस के खोखे मिले हैं उस मौका वारदात पे। तो मुलजिम को तो छोड़ देंगे फिर। भाई कोई आई विटनेस नहीं है, जिसको लगी वो मर गया, ये संभव है? जी सर। ये ज़्यादा नेचुरल है। जी सर। क्यों? इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? 4 फायर हुए, जी सर। ये भी सही है। 3 खोखा कारतूस मिलेंगे, ये भी सही है, क्योंकि
जब पांचवें के लिए वो लोड करेगा तब चौथा निकलेगा, जी सर। हाँ? तब तो चौथा मिलेगा, हाँ? यस सर, यस। और किसी गवाह ने नहीं कहा कि पांचवा भी उसने लोड किया था, तो 4 फायर पर 3 ही कारतूस मिलेंगे, ये संभव है सर। मनी साहब ने इंटर्नशिप किया था या कि क्लर्क थे हाई कोर्ट में, क्या था? सर इंटर्नशिप किया था सर। कितने दिन का था इंटर्नशिप? सर 1 महीने की इंटर्नशिप थी। इंटर्नशिप में क्या कुछ बताते थे या ऐसे ही आते और चले जाते थे, क्या था? सर वो इंटर्नशिप 3rd ईयर में की थी, तो उस समय कोर्ट प्रोसीडिंग को ऑब्जर्व करते थे और उसके नोट्स बनाते थे। तो बाहर न्यायालय में बैठे और चले गए। जी सर, ज़्यादा उस समय सिविल के मामले सर ज़्यादा डील कर रहे थे और सीपीसी हमने बाद में पढ़ी हुई थी, इसलिए। तो इस समय क्या कर रहे हो? सर इस समय प्रिपरेशन कर रहे थे केवल सर, और सर यूपी एपीओ का एग्ज़ाम दिया था, उसमें क्वालिफाइड थे। नहीं, वो तो ठीक है, मतलब केवल प्रिपरेशन कर रहे थे। यस सर। कहीं बार वगैरह में नहीं गए? नहीं सर, अभी किसी कोर्ट वगैरह में नहीं गए? यस सर। एपीओ में आपका सिलेक्शन हो गया Yes, या कि अभी इंटरव्यू ड्यू है, क्या है? सर सिलेक्शन हो गया, लेकिन अभी मेडिकल की प्रक्रिया शुरू हुई है। सिलेक्शन हो गया तो आप सिलेक्टेड कैंडिडेट और एपीओ, Yes. है ना? तो आप वहाँ जाएंगे तो क्रिमिनल वर्क करना पड़ेगा अगर वहाँ जाते हैं, इसके पहले अगर कहीं ज्वाइनिंग हो जाए। तो आप ये बताइएगा कि जो आईपीसी इंडियन पिनल कोड, इसका एप्लीकेशन कोई एक्सेप्शन है इसमें? एक्सेप्शन से हमारा ये आता है कि ये होल ऑफ इंडिया है या पार्ट ऑफ इंडिया है? सर ये होल ऑफ इंडिया है सर। इसमें सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में इंट्रा टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन दोनों की बात कर रहा है। ऐसा तो नहीं जे.एंड.के को एक्सक्लूड कर दिया गया हो? नहीं सर, JNK अब आईपीसी के तहत में कवर होगा। खबर है? जी सर। आप बताइए कि ये कब इंक्लूजन हुआ जे.एंड.के का? सर इस 2019 में इसका जब जम्मू और कश्मीर को इंक्लूड कर दिया गया था, तब इसका इंक्लूजन हुआ था। पहले वहाँ पे दूसरे लॉज अप्लीकेबल होते थे। चलो फिर वहाँ पर रंजीत पिनल कोड हुआ। जी सर, रंजीत पिनल को। आप रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस में डिस्टिंक्शन कुछ कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश करेंगे कुछ? कैसे? इस सर रॉन्गफुल गेन सर वह गेन है सर जो पर्सन इंटाइटल्ड नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ये गेन हो रहा है, जो लॉफुली वो उस गेन के लिए इंटाइटल्ड नहीं है। और सर रॉन्गफुल लॉस वो है जो लॉस सर पर्सन जिस गेन के लिए इंटाइटल्ड था, लेकिन उससे सर उसका वह लॉस हो चुका है लॉफुली। Dishonestly यस gain something and dishonestly lost something. Yes. यस अब dishonestly और fraudulently इनको कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे? सर अभी एक्चुअल कंसेप्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। अच्छा, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ विटनेस एंड एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस क्या होगा? मान लीजिए आप न्यायालय में दोनों ही तरफ, मान लीजिएगा आप जज हैं या आप एपीओ हैं, यस सर। तो ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन विटनेस से क्या करेंगे, कैसे करेंगे? ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन सर सेक्शन 137 के तहत सर पहले उसका एग्जामिनेशन इन चीफ करेंगे, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, फिर री एग्जामिनेशन करेंगे। पहले कौन फिटनेस एग्जाम प्रोड्यूस करेगा? कौन से विटनेस को पहले प्रोड्यूस करेंगे आप? हमने आपसे प्रोडक्शन के बारे में पूछा। प्रोडक्शन, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा फिटनेस का? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। पार्टी हु कम्स इन द कोर्ट shall proceed यस सर। his case, है ना? अगर आप सिविल में हैं तो प्लेंटिफ पहले करेगा,
अगर आप क्रिमिनल में हैं तो प्रोसिक्यूशन करें, ये अगर प्रोटेक्शन होता है, अब एग्जामिनेशन होता तो एग्जामिनेशन बनेगा। यस सेक्शन 9 CPC के बारे में कुछ जानते हैं? यस सर। क्या है? सर कोर्ट टू ट्राई सिविल सूट्स until or unless it is not expressly barred. तो अब आप अगर जाएंगे न्यायालय में, आप वहाँ काम करेंगे, चाहे ऊपर बैठ करके करें चाहे नीचे करें, वो करके करें। कोई वकील समस्या उत्पन्न करता है तो कैसे आप उसको हैंडल करेंगे? सर बार काउंसिल में उसकी शिकायत करेंगे सर, ये सेक्शन 150 ऑफ एविडेंस एक्ट में दिया गया है। बहुत दूर की बात है, आप तुरंत क्या करेंगे? सर वहाँ पे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सोल्यूशन को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उनको समझा के। तो अगर आप इस समय काम कर रहे हैं और कोई वकील आया और न्याय आपके साथ कर रहा है तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो यही कि आप उससे नमस्ते करिएगा, भाई आप हमको क्षमा करिए, आप अपना काम देखिए, हमें अपना करने दीजिए। जब नहीं मान रहा है, इस स्थिति में आप आ जाते हैं, तब आप बार काउंसिल करेंगे। जी सर। और बार काउंसिल आप कर भी नहीं सकते हैं अगर आप न्यायालय में बैठे हुए हैं, जी सर। तो आप पहले हाई कोर्ट को इन्फॉर्म करेंगे, और अगर आप नीचे खड़े हुए हैं तो आप अपने डायरेक्टर को इन्फॉर्म करेंगे कि ऐसा हुआ है, तो कहीं आप बार काउंसिल आएगा उसकी परीक्षा में पहले नहीं। जी सर। So, Mr. Manish Kumar, यस सर। we have done with your mock interview, and now it's time for feedback. कैसा फील कर रहे हो? सर थोड़ा डर लग रहा है। डर लग रहा है? देखो एक्चुअल में आपका इंटरव्यू है ना, बोर्ड के बैठने से पहले ही स्टार्ट हो गया था, जब आपसे हाफ एन आवर अनइंटेंशनली वेट करवाया गया था, क्योंकि धैर्य की परीक्षा भी जुडिशियल ऑफिसर के लिए एक सबसे बड़ी परीक्षा होती है ना, उसमें आप डेफिनेटली पास हो गए। और यहाँ भी आप कई सारे पॉइंट्स के अंदर है, आप निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छा आपने रिप्लाई किया। कुछ बिंदु है जहाँ पर हमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना है, जी सर। ठीक है, क्योंकि पहाड़ की चोटी पे चढ़ना है तो अच्छे गोरखा तो बनना पड़ेगा ना, जी सर। वो वाली बात है। देखो आपका पोलाइट नेचर, आपका हम्बल नेचर, सबसे बड़ी बात है आपकी टॉलरेंसी। मतलब आपका इंटरव्यू आई थिंक अराउंड 35 मिनट चला होगा या से ज़्यादा ही चला होगा। जी सर। किसी भी मोमेंट पर ये नहीं दिखा कि आप इरिटेट हो रहे हो, अब जो है आप बिल्कुल यूँ परेशान हो रहे हो, ऐसा नहीं लगा। थोड़ा सा टायर्डनेस मुझे ज़रूर फील हुआ, है ना, क्योंकि देखो मेन वहाँ पे आपका इंटरव्यू सुबह जाओगे, हो सकता है शाम तक भी आए। जी सर। ठीक है, बी प्रिपेयर्ड, जब भी इंटरव्यू देने जाओ बी प्रिपेयर्ड, बाहर से पानी वानी पी के एंटर करो अंदर, ताकि एकदम ऐसा लगना चाहिए कि हाँ बिल्कुल यू आर एनर्जेटिक देयर। विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन समय पे आपने 321 को रिकॉल किया। इंस्पेक्शन बाय मजिस्ट्रेट, आपने एक लाइन बोला कि सर प्रोविजन तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट लोकल इंस्पेक्शन जैसा प्रोविजन सीआरपीसी में है, यानी कि कहीं भी आप आत्मविश्वास में देखें भी ऐसा प्रोविजन है जो दे रखा है। ठीक है, सेक्शन नहीं आ रहा है तो मना करना कुछ गलत नहीं है जी सर। ठीक है, आंसर नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, गलत आंसर देना वहाँ पे गड़बड़ है जो हो जाता जी है। सर। अब आते हैं आपके नेगेटिव पॉइंट्स पे, राइट। शुरुआत करूंगा आपकी पर्सनैलिटी से। देखो अमिटी यूनिवर्सिटी में आपने अपने 2 साल निकाले हैं, यस सर। 1 ईयर LLM। और इंटर्नशिप भी आपने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि मैं वहाँ इंटर्नशिप वगैरह करके आया हूँ, तो थोड़ा बहुत तो आपसे हम क्या करेंगे उस पर्सपेक्टिव से पूछेंगे, इससे आपका ऑब्जर्वेशन का पता चल जाता है। जी सर। आपके जो अशोक जी चौहान थे, जो फाउंडर ऑफ अमिटी यूनिवर्सिटी थे, उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट, इसलिए अमिटी का मतलब होता है एमिकस, फ्रेंड, यस। ठीक है, रिकंसिलिएशन, मेल जोल, तो उस अर्थ के आधार पर इनका नाम एमिटी रखा गया, इसकी कोई अलग से फुल फॉर्म वगैरह नहीं है। जी सर। ठीक है, हम जहाँ पे पढ़ते हैं, जहाँ से हमारी शिक्षा वगैरह हुई है, उसके बारे में हमको थोड़ा जानकारी होना चाहिए। जी सर। ठीक है वगैरह। ट्रांसफरर का हिंदी अर्थ, देखो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बड़े सामान्य परिवेश के होते हैं। ट्रांसफर का मतलब होता है अंतरण, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट सिलेबस में है, जी सर। जिसका नाम भी पता होगा, संपत्ति अंतरण अधिनियम के। यहाँ पर भी मामला कमजोर है, सर हिंदी में नाम। कुछ तकनीकी शब्दों को हिंदी के अंदर आप थोड़ा ऑब्जर्व करके रखें। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स का मतलब आपको ये प्रिविलेज नहीं है कि आप हिंदी से बिल्कुल दूरी बना के रखें, खासकर तब जब आप यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार या झारखंड स्टेट के अंदर तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये स्टेट हिंदी भाषी स्टेट के तहत अपनी प्रक्रियाओं को लोअर कोर्ट में निष्पादित करता है।
ठीक है। जी सर। इसके लिए एक अल्फा लिंकिंग चार्ट इस्तेमाल कर सकते हो और इसके अंदर क्या है, ए अल्फाबेट के जितने भी वर्ड्स है, लीगल वर्ड्स, फिर उनका हिंदी में अर्थ क्या है, फिर वो प्रोविजन कहाँ पे लिंक होते हैं, उनका आप इस्तेमाल आपको करना चाहिए जी। ताकि आपका ये कमांड है जो बेहतर बन सके और इस तरीके का मामला कभी सामने अंतरणकर्ता बोलते हैं उसको, जी ठीक सर। है, ट्रांसफर, ठीक है। उसके बाद में सेक्युलर वर्ड वाला सर का एक सवाल आया था आपके सामने, अरे भाई सेक्युलर सर 42nd अमेंडमेंट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मुद्दा बड़ा करंट में चल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तो सर ने पूछा नहीं, बाकी आर्टिकल 44 में पूछता फिर फंस जाते हैं वहाँ पे। सेक्युलर सोशलिस्ट 42nd अमेंडमेंट से जुड़े, कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इसको। एक सवाल आपके पास ऐसा आया था जहां पर आप बोर्ड को लीड कर सकते थे, कौन सा क्वेश्चन था वो? पीआईएल वाला। सर ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि पीआईएल आजकल इतना कुछ हो रहा है, ये ठीक है या गड़बड़ है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ऐसे अनावश्यक मामले आ रहे हैं। आपका जवाब सही था, बट जवाब को सपोर्ट करने वाला एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं था। आपने कहा सर मुझे ऐसा लगता है कि बेनिफिशियल ही है, हकीकत ये बेनिफिशियल है, जी सर। बट यहाँ पर आपको सर को कुछ लॉजिक पेश करना चाहिए। हमारे पूरे भारत देश में 5 करोड़ मामले पेंडिंग है, पीआईएल कहाँ लगती है? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 5 करोड़ में से 85% मामले कहाँ पेंडिंग है? लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। आपको ये अपने फिगर बताने चाहिए थे। थैंक यू सर। सर ने पेंडेंसी की बात की जी ना, सर। तो आप वहां पर बताते तो अपना एक औचित्य पेश कर पाते कि सर इसमें से बड़ी मुश्किल से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने 15% और 15% में भी 0.05% का या 1% का मामला पीआईएल का आएगा। जी सर। तो कुछ ऐसी बातें तथ्यों के साथ अगर बताते, क्योंकि देखो हमें इतना तो पता होना चाहिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जजमेंट के बाद क्या करोगे, तो आपका एक आंसर होगा सर मैं स्पीडी जस्टिस के लिए प्रयास करूंगा। तो उसके लिए फैक्ट और फिगर भी जी चाहिए सर। हमको। जी सर। ये बात कहते हैं। दूसरा ये कहते हैं कि सर जैसे सर ने कहा कि भाई आजकल तो मिसयूज ज़्यादा हो रहा है, आपने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन। जी सर। गुड थिंग, आपने सुप्रीम कोर्ट की बात को कहते हुए इसके बाद जिक्र किया, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। तो वहाँ पर ये भी बताते हैं कि जब कोई कानून बनता है, बात मिसयूज की हो रही थी ना, तो जब कानून बनता है तो कानून का कुछ लोग गलत फायदा उठा सकते हैं, इसके लिए हम कानून के एग्जीक्यूशन को तो नहीं रोकते। जी सर। तो इसी तरीके से पीआईएल भी क्या है, एक जज मेड कानून है। तो इसीलिए से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक्सेप्शन के कारण हम पीआईएल के कॉन्सेप्ट को जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये कुछ ऐसी बातें थी जहाँ से आप अपने कॉन्सेप्ट से बोर्ड को इम्प्रेस कर सकते थे, जी सर। इन्फ्लुएंस जो है लीड कर सकते थे। खैर कोई बात नहीं, सर ने आपसे आपका लीजनिंग टेस्ट हो, आप पहले कैंडिडेट्स हो आज के पूरे इंटरव्यू के अंदर जिसका हर एंगल से एनालिसिस हुआ है। आपका लिसनिंग एनालिसिस, आपका लीगल एनालिसिस, आपका जो है एक तरीके से प्रैक्टिकल केस स्टडी एनालिसिस, सारा कुछ है जो इस इंटरव्यू के अंदर हुआ। मैं आपको फाइनल और लकीस्ट कैंडिडेट भी कहूँगा आज के मॉक इंटरव्यू का, ठीक है? शायद इसलिए भी हुआ कि बाकी कैंडिडेट थे। यहाँ पर सर ने आपको कारतूस वाला एक प्रैक्टिकल केस बता, देखो वो आपके लिसनिंग का टेस्ट भी था और आपके लीगल समझ का भी एग्जाम्पल था, ठीक है? मतलब उस थकी हारी सिचुएशन में भी आप उस प्रैक्टिकल बात को कितना सुन पा रहे हो, ठीक है? तो वहाँ पर बोर्ड के अंदर भी आप थोड़ा सा थोड़ा एक्टिव रहिएगा। डिसऑनेस्टली, फ्रॉडलेंटली, लास्ट में जाते जाते फिर आपकी रिकॉलिंग कैपेसिटी जवाब दे रही थी। सर वो आईपीसी का थोड़ा देखो, रिकॉलिंग कैपेसिटी जवाब इसलिए भी देती है कि हमने जब कॉन्सेप्चुअल स्टडी की थी ना, तब उस प्रोविजन को कभी भी एप्लीकेशन बेस पे अप्लाई नहीं किया। सोचो अगर आप आईपीसी का सेक्शन 24 डिसऑनेस्टली पढ़ते समय उसी दौरान थेफ्ट 378, एक्सटॉर्शन 383, रॉबरी 390, डेकोटी 391 वगैरह पढ़ लेते तो उसका एप्लीकेशन आपको पता चल जाता, क्योंकि वो चारों ऑफेंस डिसऑनेस्टली के बिना ऑफेंस ही नहीं है। अगर उसकी इंपॉर्टेंस समझ ली जाए तो फिर भूलने का सवाल नहीं आता। जी सर। सेक्शन नहीं बताया कोई बात नहीं, अर्थ नहीं बताया ये गलत है, ठीक है? तो ये मतलब हमारी तरफ से एक फीडबैक है कि आप लोगों को इसको इस पर ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो को 2-4 बार देखिए, आपके पास समय है, 24 अगस्त है। जी सर। जी सर। तो थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसे मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आप जाइए, फेस कीजिए। बोर्ड की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ऑल द वेरी बेस्ट।